आगे चलते हम लोग और देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। जानते हैं हम लोग कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, और हम लोग कर रहे हैं फिज़िक्स क्लास 12th इलेक्ट्रिसिटी। उसके आगे करेंगे जितना पहले कर लिया था। पहले हम लोगों ने किया था, अभी हीटिंग इफ़ेक्ट कर रहे थे, उसमें जो लास्ट टॉपिक किया था कि अगर बल्ब को सीरीज एंड पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो कौन सा बल्ब सबसे पहले फ्यूज़ होता है। आगे चलते इसके बाद दे रखा है एफिशिएंसी ऑफ EMF, यानी कोई बैटरी है, उस बैटरी के कितना एफिशिएंसी होता है। एफिशिएंसी को कैसे डिफाइन करते हैं? एफिशिएंसी द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कन्वर्ट इनटू यूजफुल वर्क। ठीक है ना, यानी एक मशीन को या एक बॉडी को या एक बैटरी के पास कितना EMF होता है और उसका कितना EMF का सक्सेसफुल यूजफुल वर्क में इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, जैसे एक हम लोगों ने देखते हैं, ये एक हमारा अप्लाइंसेज है, उसका ये रजिस्टेंस दे रखा, ये एक बैटरी है, और इसको अगर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो इस बैटरी का जब ओपन था तो उस वक्त EMF E था मैक्सिमम, लेकिन जैसे कनेक्ट करते एक करंट चलने लगता है और यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, और ये जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा I/R के बराबर होगा। साथ ही इसके बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है स्मॉल r, वही करंट जो है इसके वो जो करंट I जो है ना इससे भी जाता है तो I/R इतना पोटेंशियल ड्रॉप होता है बैटरी के अंदर। अब इसका जो है मैक्सिमम कितना पोटेंशियल था, कितना पावर दे सकता है और कितना हम लोग यूज़फुल वर्क कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का एक रिलेशन वाइज डेफिनेशन देते हैं, एफिशिएंसी ऑफ सोर्स ऑफ EMF का सोर्स का एफिशिएंसी। ठीक है, कैसे दिखाते हैं? एटा एक्स का नोटेशन होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, यानी एक डिवाइस से कितना पावर हमें मिल रहा है आउटपुट में और हम कितना उसमें इनपुट दे रहे हैं। आउटपुट पावर जो है ना हम लोग यहाँ पे मेजर करते हैं, ये जो डिवाइस है, ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कितना पावर है। यहाँ पावर कैसे दिखाते हैं? यहाँ दिखाएंगे V/I। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, करंट कितना जा रहा है, पावर का फॉर्मूला ये भी होता है। तो ये आउटपुट पावर जो है V/I से दिखाते हैं, इनपुट पावर EMF/I से दिखाते हैं, ये एटा। I से I कैंसिल कर देते हैं हम लोग, और ये है पोटेंशियल इंटू EMF। पोटेंशियल जो होता है ना I/R के बराबर होता है ओम्स लॉ के हिसाब से, और ये EMF जो होता है I/R प्लस स्मॉल r। ये हम लोग कर चुके हैं, देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है ना, ये E कैसे हम लोग यहाँ से दिखा सकते हैं? E जो होता है इस पोटेंशियल ड्रॉप प्लस ये पोटेंशियल ड्रॉप, इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप दोनों के बराबर होता है। और अगर हम लोग ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसमें बाहर वाले में I/R लेते हैं और ये इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप ये लेते हैं, I को कॉमन लेंगे तो R प्लस स्मॉल r ये हो जाता है। तो इसको हम लोगों ने इससे चेंज कर दिया। ठीक है, I से I कैंसिल हो जाएगा, एफिशिएंसी आ जाता R अपॉन R प्लस स्मॉल r। ये एफिशिएंसी का EMF का सोर्स ऑफ EMF का एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है। जाहिर है ये रेजिस्टेंस जो R ऊपर है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में R प्लस स्मॉल r दोनों है, तो इसका एफिशिएंसी 1 से कम आएगा, एफिशिएंसी 1 से कम आएगा। आगे दे रखा है मैक्सिमम पावर थ्योरम, एक कंसेप्ट दे रखा है, वो करते हैं मैक्सिमम
पावर थ्योरम। इसी तरह का डायग्राम है, यही डायग्राम है। जब हम लोग यहाँ से ईएमएफ देंगे तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप V हो जाएगा और एक करंट चलेगा पूरे सर्किट के अंदर। ठीक है। मैक्सिमम पावर अगर कैलकुलेट करना चाहते हो तो पहले तो ईएमएफ देते हैं, इनपुट पावर, इनपुट वोल्टेज, ये E आता है, ये इनपुट वोल्टेज। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना हम लेते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये R है, इंटरनल रेजिस्टेंस ये स्मॉल r है, ठीक है ना, स्मॉल r है। करंट थ्रू सर्किट, करंट थ्रू सर्किट, क्लोज सर्किट, I इज इक्वल टू E अपॉन, ठीक है, R प्लस R, ठीक है ना। ये हमारा करंट आ जाता है। इधर से मिटा देना हम लोग, इसके तो हो गया ना ये क्या बता के, करंट जब इतना जाएगा तो पावर कितना, पावर हो जाता है I इंटू आई स्क्वायर इंटू आर। एक होता ना पावर के फॉर्मूला V इंटू आई भी होता है, पावर जो होता है हमारा V इंटू आई भी होता है, आई स्क्वायर आर भी होता है, V स्क्वायर अपॉन आर भी होता है। तो हम लोग कितना पावर ड्रॉप होगा ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर मैक्सिमम पावर अगर लेना चाहते हैं, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे जो है आउटपुट पावर, ये लिखेंगे आउटपुट पावर थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट या इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, आउटपुट पावर क्या हो जाएगा इसको, तो हम लोग लेंगे आउटपुट पावर में ये P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये वाला डिवाइस का रेजिस्टेंस है, इसमें करंट कितना जा रहा है उसको आई स्क्वायर आर से लेंगे। ये एक्सटर्नल इसमें बोला ना, ये थ्रू द इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जो डिवाइस लगाया उसके हिसाब से। इसमें जो करंट का, जो इसमें करंट जा रहा था हमारा, ये करंट का फॉर्मूला है, ये देख रहा ना ये, तो ये आएगा E कैपिटल R स्मॉल r का होल स्क्वायर इंटू R, या फिर ये पावर जो है E स्क्वायर R अपॉन R प्लस R का होल स्क्वायर, इतना पावर होगा। लेकिन जो हेडिंग है मैक्सिमम पावर थ्योरम, क्या बताता मैक्सिमम पावर थ्योरम का, कि जब भी कभी किसी सर्किट में, ये ध्यान से सुनिए, जब भी कभी किसी सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, उस वक्त जो पावर कंज्यूम हो रहा होगा इसमें डिवाइस में, वो मैक्सिमम होता है। कब, जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, तब मैक्सिमम पावर कंजम्पशन हो रहा होगा डिवाइस के अंदर। लेकिन इसको अरेंज किया, देखिए ये फॉर्मूला है ना ये हमारा, तो पावर को हम लोग चाहें E स्क्वायर R और इसके लिखा R माइनस R का होल स्क्वायर प्लस 4 कैपिटल R स्मॉल r। ये समझिए कैसे आगे हमने अरेंज किया, ठीक है। R माइनस R का होल स्क्वायर करें तो कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर माइनस 2RR आएगा, माइनस 2RR आएगा, तो हम लोगों ने प्लस 4RR कर दिया, तो क्या बचेगा, यहाँ से दोनों का डिफरेंस 2RR बचेगा। फिर उसको क्या करेंगे, होल स्क्वायर के बराबर लिख देंगे। तो ये R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर को इस तरह से अरेंज कर दिया। कितनी बात सुनी। अगर हम लोग मैक्सिमम पावर चाहते हैं, फॉर मैक्सिमम पावर, ठीक है, फॉर मैक्सिमम पावर डिनोमिनेटर शुड बी वेरी स्मॉल। अगर डिनोमिनेटर छोटा हो जाए तो पावर बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये तो इतना ही रहेगा, ये इतना ही रहेगा, इसको हम लोग ज़ीरो कर सकते हैं। फॉर मैक्सिमम पावर R माइनस R इज इक्वल टू 0, और
आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। ठीक है ना, कितनी बात सुन में? ये कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है? मैं इधर से मिटाता हूँ और बता रहा हूँ। फॉर मैक्सिमम करेंट द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। फॉर मैक्सिमम पावर in the device, in the device of the device, the external resistance should be equal to internal resistance। ठीक है ना, और R इज इक्वल टू आर। ये इसका कंसेप्ट है फॉर मैक्सिमम पावर थ्योरम के लिए। कोई भी सर्किट हो उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जितना होगा, अगर वो बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर है तो उस वक्त जो एक्सटर्नल डिवाइस में पावर कंजम्पशन हो रहा होगा वो मैक्सिमम हो रहा होगा। ठीक है ना, आगे चले। ये जो इक्वेशन है ये मेन इक्वेशन है पावर के लिए, ये वाला। इसको तो हमने अरेंज किया है तो, लेकिन ये मेन इक्वेशन है। नाउ पावर इज इक्वल टू ई स्क्वायर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये है ना, ये हम कैपिटल आर को चाहे तो स्मॉल आर से भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है ये। तो ये ई स्क्वायर स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर होल स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर छूट गया था ये। ठीक है ना, कितनी बात सुनिए। अब ये देखिए आर 2r हो गया, स्क्वायर करेंगे 4r स्क्वायर हो जाएगा। तो ई स्क्वायर आर अपॉन 4r स्क्वायर, ये दिख रहा है, ये हो गया है ई स्क्वायर आर अपॉन 4r स्क्वायर। ये r से एक पावर कैंसिल हो जाएगा और मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला आ जाता है ये हमारा ई स्क्वायर अपॉन 4r। ये हमारा मैक्सिमम पावर का रिलेशन आ जाता है। ठीक है, मैक्सिमम पावर थ्योरम के हिसाब से किसी सर्किट में जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होता है तो मैक्सिमम पावर डिवाइस के अंदर कंज्यूम होता है, और उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इंटरनल से रिप्लेस कर दे तो क्या दे रखा, मैक्सिमम पावर ई स्क्वायर यानी EMF ऑफ द बैटरी का स्क्वायर करेंगे अपॉन 4r। आर इंटरनल रेजिस्टेंस है, जितना इंटरनल रेजिस्टेंस उससे डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हम लोग मैक्सिमम पावर पता चल जाएगा कि अगर कोई सेल है या कोई बैटरी है तो वो कितना मैक्सिमम पावर दे सकता है। तो उसका EMF कितना वो ले लेते हैं, उसका स्क्वायर कर देंगे, नीचे 4 इंटू उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, उससे हम लोग डिवाइस करके निकाल सकते हैं कि ये बैटरी जो है इतना मैक्सिमम EMF दे सकता है। अब ये और बात है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू बदलेगा तो वो अपने हिसाब से पावर यूज़ करेगा, लेकिन मैक्सिमम इसका देने की कैपेसिटी इतनी है। लेकिन वो कंडीशन है मैक्सिमम का, जब एक्सटर्नल इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों बराबर हो जाए तभी वो उतना दे सकता है। कितनी बात सुनिए, ये हो गया। आगे दे रखा है एफिशिएंसी ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ सोर्स EMF। जैसे एफिशिएंसी अभी से पहले वाला टॉपिक निकाला था, एफिशिएंसी ऑफ अ सोर्स। ठीक है ना, अब हम लोग मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ सोर्स निकालेंगे। ठीक है ना, अगला हेडिंग है मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ सोर्स। क्या दे रखा है, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ सोर्स EMF। जो ये सोर्स का अपना EMF होता है उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हो सकती है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था अभी। एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या निकाला था, कैपिटल R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r।
नहीं, आउटपुट पावर इनपुट पावर अभी मैंने किया तो था पीछे वाला टॉपिक पे। तो ये है, लेकिन क्या बताया कि जो ये में या जो सेल का मैक्सिमम पावर कब होगा, जब उसका इंटरनल रजिस्टर एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। सो फॉर मैक्सिमम पावर कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, ठीक है ना, कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। तो यहाँ पे इफिशियंसी अगर निकालेंगे तो ये स्मॉल आर ऊपर कर दिया, स्मॉल आर आर अपॉन 2r कैंसिल होकर 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर हम इसको एफिशिएंसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें तो 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1/2 100 से मल्टीप्लाई ये परसेंटेज, यानी कि 50% इसकी एफिशिएंसी है। यानी कोई ये सेल है उसका जो एफिशिएंसी होता है वो 50% होता है, यानी आधा ही जितना उसका पावर है उसका मैक्सिमम जो पावर यूज़ में लाया जा सकता है वो 50% ही लाया जा सकता है, बाकी 50% अभी यूज़ में नहीं आता, वो हाँ वेस्ट होता है। दूसरे अभी उतना एफिशिएंसी नहीं आया है, ऐसा डिवाइस नहीं बनाया है कि जिसकी एफिशिएंसी 50% से ज़्यादा लिया जा सके, ठीक है ना। तो ये एफिशिएंसी दे रखा था ईएमएफ का, ठीक है ना। डिवाइस की एफिशिएंसी अगर निकालना चाहे, ये तो बैटरी का एफिशिएंसी था ना, ये सोर्स का बैटरी का एफिशिएंसी था। इसी तरह से आता है एफिशिएंसी ऑफ अ डिवाइस, डिवाइस की कितनी एफिशिएंसी है, ठीक है। अगर उसकी एफिशिएंसी निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे वो बता रहे हैं, मिटा दे इसे। अब बताया कि अगर जैसे अभी हम लोगों ने मैक्सिमम पावर निकाला E² अपॉन P मैक्सिमम इज इक्वल टू E² अपॉन 4R, ये तो तब था जब हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से करंट पास कर रहा था, तब की बात है। लेकिन अगर मान लो शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से करंट जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। आफ्टर शॉर्ट सर्किट तो क्या हो जाएगा, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से करंट नहीं जाता, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं रहता, सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस इसमें काम करता है, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होता है R इज इक्वल टू 0 हो जाता है, हाँ R इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो पावर जो आएगा उसमें E² अपॉन ये R प्लस E² R ऐसे था ना ये हमारा, तो यहाँ E² R और ये जो है ना 0 हो जाएगा, प्लस R का स्क्वायर रह जाएगा, तो E² R अपॉन R², ये पावर कैंसिल होगा, E² अपॉन R। तो ये पावर जो है E² अपॉन R के बराबर हो जाएगा। और ये जितना भी पावर है, पावर का मतलब क्या हुआ, हीट कंज्यूम पर सेकेंड या हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड। तो ये जो है ना, इतना जो हीट है E² अपॉन R, इतना जो हीट है ये बैटरी के अंदर हीट प्रोड्यूस होता है। कुछ बात समझ में रही है, ये तो एक्सटर्नल सर्किट से जाएगा नहीं, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से। तो ये जो बैटरी के अंदर से ही इतना हीट, बैटरी के अंदर इतना हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। सो द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इनसाइड द बैटरी, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड inside the battery, ठीक है ना, inside the battery is given as E² अपॉन R। इतना हीट बैटरी के अंदर ही प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना, शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में। ये दे रखा हमारा, आगे दे रखा है आउटपुट पावर के लिए हमें, आउटपुट पावर क्या होता है, डिवाइसेस। वो तो ईएमएफ था, बैटरी का एफिशिएंसी था। अब अगर कोई डिवाइस अगर यूज़ करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है, एटा इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ठीक है ना। इसमें एटा इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल वर्क भी बोलते हैं, टोटल
मैकेनिकल वर्क अपॉन टोटल इनपुट एनर्जी। कितना हम टोटल एनर्जी दे रहे हैं और वो डिवाइस कितना वर्क कर रहा है, ठीक है ना। इस तरह से भी हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी को, ठीक है ना। अगर हम लोग मैक्सिमम पावर यूज़ करते हैं, मैक्सिमम पावर, तो पावर का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम पावर, आउटपुट पावर ले लेते हैं, फॉर मैक्सिमम आउटपुट पावर P मैक्सिम, इसको हम लोग ऐसे लो E I is equal to IV VI माइनस I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। ये पावर आ गया, नहीं ये I स्क्वायर आ रहेगा, ये I स्क्वायर आ रहेगा, ठीक है ना। ये तो हमारा एक्सटर्नल बैटरी में पावर कितना कंज्यूम हो रहा है, ये इंटरनल बैटरी के अंदर कितना है, और ये बैटरी का पावर कितना है, V इंटू आई की जगह पे ही है। लेकिन हम लोग चूँकि बाहर में डिवाइस लगाएंगे, डिवाइस तो बाहर होगा ना, तो डिवाइस का निकालना में एफिशिएंसी, ठीक है ना, एफिशिएंसी डिवाइस का चाहिए, तो हम लोग इसे लेते हैं VI को, ठीक है ना। तो VI, ये देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है, ये जो हमारा पावर होता है, बैटरी का पावर होता है, वो पावर ड्रॉप इन एक्सटर्नल सर्किट इनटू इंटरनल सर्किट, कितना पावर ड्रॉप होता है, ठीक है ना। अब हम लोग एक्सटर्नल पावर ड्रॉप निकालना चाहते थे, इसको इधर ला लेते हैं, तो क्या होगा, VI इज इक्वल टू EI माइनस I स्क्वायर R, ठीक है ना। इसको पावर एक्सटर्नल आउटपुट पावर ले लेंगे P, और ये इनपुट पावर ऐसे ही रहेगा माइनस I स्क्वायर R। कितनी बात सुन रही है। अब बोला अगर मैक्सिमम पावर चाहिए, इफ P इज मैक्सिमम, सो P मैक्स इज इक्वल टू EI माइनस I स्क्वायर R। कितनी बात सुन में, आगे चले। आगे क्या दे रखा है कि अगर हम लोग पावर मैक्सिमम कब कंसीडर करते हैं, जब करंट मैक्सिमम होगा, करंट मैक्सिमम चलेगा तो उस वक्त पावर ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ठीक है ना, क्योंकि करंट के रिस्पेक्ट में हम लोग काउंट करते हैं। तो ये अगर मैक्सिमम है, और अगर हम लोग करंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, अगर करंट के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दे, तो कितना वैल्यू हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू का या कांस्टेंट टर्म को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो वो ज़ीरो हो जाता है। तो P मैक्स D अपॉन DI, ठीक है ना, इज इक्वल टू ज़ीरो। पावर को, मैक्सिमम पावर को अगर करंट के टर्म में डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये ज़ीरो आ जाएगा, इधर का वैल्यू ज़ीरो आ जाएगा। लेकिन इधर का वैल्यू क्या होगा, ये E तो बचेगा, और ये I को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि पावर माइनस होता है डिफरेंशिएट करते हैं, तो 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा। सॉरी, इस पर 0 का पावर होगा लेकिन वैल्यू उसका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका तो वैल्यू 0 हो गया, और ये E जो है ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, 1 माइनस 1, ठीक है ना, I अपॉन D अपॉन DI, ठीक है ना। और यहाँ पे जब करेंगे तो ये देखिए R तो रुक जाएगा, और करंट को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 2I इंटू R हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है। इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, ये 0 है, ये E है, और ये 2IR हो गया। कितनी बात समझ में आई है। क्या बताया
कि ये जो है मैक्सिमम पावर, यानी मैक्सिमम पावर अगर हम चाहते हैं कि एक्सटर्नल डिवाइस में मैक्सिमम पावर कितना होगा एक्सटर्नल डिवाइस का, तो हम देख रहे हैं कि ये पावर मैक्सिमम लेकर डिफ्रेंशिएट किया करंट के रिस्पेक्ट में, तो ये ज़ीरो आया और ये रिलेशन आ जाता है E इज़ इक्वल टू 2IR या I इज़ इक्वल टू E/2R। तो ये जो करंट है एक्सटर्नल डिवाइस से जो करंट चलेगा वो बैटरी का EMF कितना है उसको 2R से डिवाइड करेंगे। तो जब हम लोग 2R से डिवाइड, इंटरनल रेजिस्टेंस जो भी है उसको डबल करके डिवाइड कर देंगे, उतना हमारा करंट होगा। और जब उतना करंट चल रहा होगा तभी एक्सटर्नल डिवाइस में मैक्सिमम पावर आ रहा होगा, और जब मैक्सिमम पावर होगा तो उस वक्त मैक्सिमम इफ़िशियंसी भी हो रहा होगा डिवाइस का। तो इफ़िशियंसी ऑफ डिवाइस लिखा था यहाँ पे आउटपुट इनपुट, तो मैक्सिमम आउटपुट जब होगा जब करंट मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। और करंट को मैक्सिमम लेने के लिए क्या बताया हमें कि जो करंट होगा बैटरी का जितना EMF है उसको ट्वाइस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस डिवाइड करेंगे तो उस वक्त करंट हमें मैक्सिमम मिल रहा होगा, क्योंकि उस वक्त पावर मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये टॉपिक था एफिशिएंसी ऑफ डिवाइस का, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द डिवाइस। यहाँ पे हीटिंग का टॉपिक जो है ना कंप्लीट हो जाता है। आगे चलते हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये टॉपिक तो वैसे कोर्स में उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये केमिस्ट्री में भी है, लेकिन फिज़िक्स के हिसाब से थोड़ा सा मैं पढ़ा देता हूँ, क्योंकि आगे हम बढ़ेंगे तो बहुत सारे टॉपिक को पढ़ाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा इसको जानना। तो अगला जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं वो है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पिछला किया हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो अगला टॉपिक करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं, नाम है उसका केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल कौन कौन सा केमिकल इफेक्ट होता है, कौन कौन सा केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। क्या दे रखा है कि जिस तरह से हीट पास करके हम लोग हीट और करंट पास करके हीट प्रोड्यूस कराते हैं, हीट का यूज़ करते हैं, ऐसे ही बहुत सारे केमिकल जो हैं सॉल्यूशन जो लेते हैं हम लोग, एसिड का सॉल्यूशन, बेस का सॉल्यूशन, या ऐसे सॉल्यूशन जो जिससे करंट हम लोग पास करेंगे तो वो दो आइंस में टूट जाते हैं, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आइंस। तो जब करंट पास करने के बाद कोई सॉल्यूशन टू पार्ट्स में, टू आइंस में डिसोसिएट हो जाते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट क्यों कहते हैं, अभी मैं लिखूंगा डेफिनेशन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। व्हेन करंट passes through an electrolyte, it dissociates into two ions, positive and negative. This phenomenon is known as electrolysis. इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, करंट, लेसिस मतलब ब्रेक करना, करंट पास करके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है ना। जैसे बोला का सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एग्जाम्पल ले रखा है, बहुत सारे हैं। सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, ठीक है ना, और एसिड, बेस, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो करंट पास करेंगे तो टूट जाते हैं।
इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, द solution which dissociate into two ions is called इलेक्ट्रोलाइट। उस सॉल्यूशन को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोलिसिस किससे बोलते हैं? करंट पास करके कोई भी सॉल्यूशन है जिसको अगर हम लोग तोड़ देते हैं तो वो हमारा इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमेना कहलाता है। इलेक्ट्रोलाइट जो टूट जाता है, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड जो नहीं टूटते, इलेक्ट्रिक करंट पास करो कुछ भी नहीं होगा उसको। तो ऐसे सॉल्यूशन जो डिसोशिएट नहीं होते वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते, ठीक है ना। लेकिन जो डिसोशिएट हो जाएंगे वही इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है, ठीक है ना। कितनी बात सुन में? आगे चले। आगे दे रखा हमारा कि ये जो एक डायग्राम से इसको समझते हैं, इस पॉइंट को इसे मिटा दे समझते हैं। जैसे एक हम लोगों ने कंटेनर लिया, ये वाटर है और इसके अंदर हम लोगों ने सॉल्ट डाल दिया। कौन सा? सॉल्ट। सॉल्ट जानते हैं हम लोग का, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड। कितनी बात सुनी? जब हम इससे करंट पास करेंगे इलेक्ट्रोड के थ्रू, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड के थ्रू करंट पास करेंगे तो ये जो सोडियम क्लोराइड है ये टूट जाता है इस तरह सोडियम आइंस में प्लस क्लोरीन आइंस में, ठीक है ना। अब सोडियम क्लोराइड का एक तो टेस्ट होता है, आप जानते हैं, हम लोग टेस्ट तो करते हैं ना, सॉल्ट है हम लोग खाते हैं तो उसका अपना एक टेस्ट है, सॉल्ट का टेस्ट है सॉल्ट। लेकिन जब ये सॉल्ट करंट पास करेंगे तो सोडियम आयन क्लोरीन अलग अलग हो गए। अब इन सोडियम आयन्स को टेस्ट करें या क्लोरीन आयन को टेस्ट करेंगे, ये सॉल्ट की तरह टेस्ट नहीं देगा। तो उसका क्या हुआ? नेचर बदल गया। किसकी वजह से? करंट पास करने की वजह से। उस सॉल्ट के सॉल्यूशन में जब हम लोगों ने करंट पास किया तो वो सॉल्ट का जो नेचर था वो बदल गया, चेंज हो गया। तो ज़ाहिर है जब करंट पास कर दिया तो वो जो केमिकल नेचर था, केमिकल जो कंपाउंड का जो नेचर था, टेस्ट था, वो सब बदल गया, सब बदल गया करंट के पास करने की वजह से ये टूट गया। तो इसी को बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट की वजह से उसका जो केमिकल नेचर था, जो उसका नेचर था वो सब अलग हो गया, डिफरेंट हो गया। अब ये आइंस बन गया है, अब इसका जो नेचर है इसके नेचर से अलग है। इसको हम बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कोई भी कंपाउंड है, इलेक्ट्रोलाइट है स्पेशली, तो जब करंट पास करते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट आइंस में टूट जाते हैं और उनका जो पहले जो नेचर था टूटने के बाद अब वो नेचर नहीं रहता, वो उस तरह के प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं रहते। तो इसीलिए उनको हम कहते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कितनी बात सुन रही? अब हम लोग एक पूरे टॉपिक को, इलेक्ट्रोलिसिस को समझने के लिए कैसे कैसे क्या होता है, एक हम लोग एक्सपेरिमेंटल डायग्राम बनाते हैं और उसमें पूरी बातों को समझते हैं, ठीक है ना। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इजी पड़ेगा वो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को अगर हम लोग करंट पास करें, उसे डिसोशिएट करते हैं तो देखते हैं क्या क्या होता है। तो डिसोशिएशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये डिसोशिएशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये हम लोग स्टडी कर रहे हैं इसको एक्सपेरिमेंटल। क्या बताया कि हम लोग ये लेते हैं, एक हम लोग सॉल्यूशन ले रहे हैं जो कॉपर सल्फेट का खुद है। कितनी बात सुने? एक कॉपर सल्फेट का ही, एक इलेक्ट्रोड ये लेते हैं, एक इलेक्ट्रोड ये लेते हैं, दो इलेक्ट्रोड है। यहाँ से हम लोग करंट पास करते, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये आके इधर से हम लोग की भी लगाते हैं और फिर रियोस्टेट भी लगाते हैं।
कि हमें करंट कम ज़्यादा करना हो तो रियोस्टेट की हेल्प से करंट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, तो वो भी यूज़ करते हैं। तो उस तरह से यहाँ पे हम एक आर रियोस्टेट ले लेते हैं, ऐसे हम लोग रियोस्टेट ले लेते हैं, ठीक है। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है इसको हम लोग यहाँ ऐसे ले लेते हैं, ये पॉजिटिव है, और यहाँ पे इसको ये नेगेटिव है, ये ठीक है ना, नेगेटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव से कनेक्ट है तो पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव से कनेक्ट तो नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ये जो पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ इसका नाम रखा है एनोड, एनोड है ये, ठीक है ना। और ये नेगेटिव से जो कनेक्ट है इसको नाम है कैथोड। ये दो इलेक्ट्रोड हैं, एनोड एंड कैथोड। ये सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को। ये हम लोग बैटरी तो जानते हैं, यहाँ से पोटेंशियल सप्लाई हो रहा है। क्या होता है जब करंट आता है इसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर जब करंट पास करते हैं तो ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ये डिसोसिएट हो जाता है, कॉपर 2 पॉजिटिव में SO4 2 नेगेटिव में, इस तरह से डिसोसिएट हो जाता है। कितनी बात सुन में। अब ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव है, ये कॉपर 2 पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट है और इसको बोलते हैं कटाइंस, पॉजिटिव आयन को बोलते हैं कटाइंस। तो ये जो ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट है, तो ये इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए ये इधर जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो कटाइंस किधर जाता है, कैथोड की तरफ जाएगा। जब ये कैथोड पे जाएगा Cu2 पॉजिटिव, तो वहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये कॉपर मेटल बन जाएगा, और ये कॉपर मेटल जो ना इसके ऊपर स्टिक करने लगा, ऐसे स्टिक होने लगा, यानी जो कैथोड है उस पर वो डिपॉजिट होने लगेगा। कॉपर मेटल डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, ठीक है ना। ये इस तरह से डिपॉजिट होने लगता है। कितनी बात सुनी। अब क्या हुआ, एनोड का क्या होगा और ये सल्फेट का क्या होगा। ये सल्फेट, तो ये जो सल्फेट है यहाँ पे हमने मान लिया SO4 2 नेगेटिव है ये। अब ये नेगेटिव है, इस पे इलेक्ट्रॉन का एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ये यहाँ चला गया। किसके तरफ गया, एनोड की तरफ। पॉजिटिव आयंस को, नेगेटिव आयंस को बोलते हैं अनाइंस। अनाइंस एनोड पे जाता है, A to A C2C, क्या A to A। अनोड जो अनाइन जो है एनोड पे जाता है, और कटाइन जो है ना कैथोड पे जाता है। तो ये यहाँ जाएगा, देखिए यहाँ जाने के बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, ये तो ये सल्फेट 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव आयन जो है, जब ये जाएगा एनोड के पास, एनोड पे ये जा रहा था कैथोड पे, ठीक है ना। तो ये जाने के बाद SO4 बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो है पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये अट्रैक्ट कर लेगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे होते हुए चला जाएगा। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कॉपर ने लिया था, वो 2 इलेक्ट्रॉन सल्फेट को यहाँ मिल गया, वापस सल्फेट से मिल गया, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया। कितनी बात सुन रही। और इस तरह से ये जो है सल्फेट यहाँ पे चला जाता है। कितनी बात सुन रही। अब इसके बाद करता क्या, सल्फेट यहाँ जाने के बाद ये जो रॉड आमतौर पे एनोड जो है उसी मेटल का बनाते हैं, जिसको हम लोग कैथोड पे डिपॉजिट करते हैं। यानी मान लो ये हम लोगों ने बनाया है किसका, कॉपर का। तो ये सल्फेट क्या करता है, दोबारा कॉपर से रिएक्ट करके वापस आ जाता है, ठीक है ना। यूँ कह सकते हैं कि ये जो है कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन छोड़कर, अपने प्लेट पे 2 इलेक्ट्रॉन छोड़कर फिर दोबारा से कॉपर 2 पॉजिटिव बन जाता है। ऐसे हम लोग बता रहे हैं। ये कॉपर जो कॉपर का बना हुआ था, इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, फिर ये कॉपर उस पर बन गया, कॉपर कटाइंस बन गया। और ये जो कॉपर कटाइंस बन के इधर से दोबारा से आ रहा होगा, इसी को सल्फेट जो है ना दोबारा से ले लेगा, कॉपर 2 पॉजिटिव को SO4 2 नेगेटिव जो है ये जाके दोबारा से कॉपर सल्फेट बना लेगा। कितनी बात सुन में।
आगे चले हम लोग, एक बार मैं फिर से इस पॉइंट को बताता हूँ। ये जो कटाइंस था, कॉपर जो कटाइंस बनाया हुआ था वो कैथोड पे गया, इसने वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, लेने के बाद कॉपर मेटल हो गया, वो स्टिक हो गया कैथोड पे, इसका काम ख़त्म। ये जो सल्फेट आयंस है ये जाएगा एनोड पे, ये आमतौर पे उसी का बना होता है जिसका हम लोग डिपॉजिट करते हैं। जैसे कॉपर का है तो ये एनोड जो है ना कॉपर का बना होगा। अब ये सल्फेट जाएगा तो जाते जाते यहाँ रॉड एनोड पे जाएगा, तो एनोड पे तो कॉपर है, तो कॉपर क्या करता है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन एनोड को दे देता है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन एनोड को दे देगा और कटाइंस बन जाएगा। और कटाइंस बन के वापस लौट के सल्फेट जो आया है SO4 2 नेगेटिव, उसके साथ कॉपर दोबारा से जाके स्टिक कर जाता है, फिर कॉपर सल्फेट बन के दोबारा सॉल्यूशन में आ गया। कितनी बात सुनी? तो एक कॉपर जो यहाँ जाके डिपॉजिट हुआ, एक कॉपर यहाँ से वापस इसमें सॉल्यूशन में आ गया। नंबर ऑफ कॉपर सल्फेट उतना ही हो गया, क्योंकि एक ही तो टूटा था, उतना ही हो गया। अगर एक टाइम में 10 कॉपर सल्फेट टूट रहा है तो कॉपर आयंस तो एनोड पे जाके कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है, लेकिन सल्फेट आयन 10 यहाँ से वापस भी ले रहा है। तो कॉपर सल्फेट का तो कंसंट्रेशन सेम रहेगा, इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम रहेगा। हाँ, यहाँ से कॉपर एटम ज़रूर कम होने लगेगा। एनोड का कॉपर एटम जो कॉपर का बना हुआ है वो, हाँ, एनोड आहिस्ता आहिस्ता पतला होने लगेगा, उसका मास घटने लगेगा और वही मास उधर जाके कैथोड पे डिपॉजिट होने लगता है। कितनी बात समझ में? तो यहाँ से एनोड से कॉपर कैथोड पे जाके डिपॉजिट होने लगता है, इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की वजह से। इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं इसको, करंट डाल के डिसोशिएट कर देते हैं। तो क्या समझ में आया? इस तरह से केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को दिखा रहे कि इलेक्ट्रिक करंट जब पास करते हैं तो ये सॉल्यूशन कैसे टूट के यहाँ से कॉपर वहाँ जा रहा है, यहाँ से कॉपर इस तरह से जाता है। कितनी बात सुनिए। क्या बताया कि जो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ कहाँ करते हैं? जैसे इसको हम लोग ने यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं, है ना, तो इसके ऊपर इसका प्लेटिंग आ जाएगी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, डिपोजिशन ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल ऑन ए चीप मेटल। एक सस्ते मेटल पे किसी कॉस्टली मेटल को डिपॉजिट कर देते हैं, तो उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जरिए होता है। जैसे गोल्ड की पे प्लेटिंग करते हैं, हम बोलते हैं गोल्ड का पानी चढ़ा दिया, लेकिन अंदर वो टीन का या किसी और चीज़ का बना होता है, मगर ऊपर से गोल्ड का प्लेटिंग हो जाती है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है एक एप्लीकेशन है, क्या है, यूज़ है। ये किस में यूज़ होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज़ किस में करते हैं? यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ होता है। एक कितनी बात में इलेक्ट्रोप्लेटिंग। दूसरा यूज़ बताया है क्या कि इस तरह से हम लोग मोर एक्टिव मेटल को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या होता है कि अगर किसी भी मेथड से हम लोग निकालेंगे तो एक तरफ से निकलेगा, दूसरी तरफ से रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि वो रिएक्टिव ज़्यादा है। कहीं से भी निकालो दूसरी, तो उसको इलेक्ट्रिक इसी तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए हम उसको मेटल को यहाँ से निकाल के उस पर जमा करते रहेंगे। तो ये भी एक तरीका है सेपरेट करने के लिए मेटल को उसके ओर से, ठीक है ना। अल्ट्रा प्योर करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा है टू प्यूरिफाई द एलिमेंट फ्रॉम इट्स ओर, या एक्सट्रैक्ट भी कर सकते, टू एक्सट्रैक्ट, इसको ऐसे हटा दें, टू एक्सट्रैक्ट मोर रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स ओर, ठीक है ना। ये दूसरा यूज़ है। और भी बहुत सारे यूज़ है, बहुत सारे यूज़ है। जैसे ये तो कॉमन यूज़ बता रहे हैं, मेडिसिन में यूज़ करते हैं, मेडिकली यूज़ होता है इसी प्रोसेस का, ठीक है। और भी बहुत सारे यूज़ है, हम लोग आगे चल के देखेंगे, लेकिन ये दो कॉमन सा यूज़ दिखा दिया है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड ओर का एक्सट्रैक्शन। कितनी बात सुन रही? केमिकल इफेक्ट समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं। आगे दे रखा है कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो,
सबको हम लोग इस तरह से डिसोशिएट कर सकते हैं, सेपरेट करना सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे दे रखा है इसी जगह पे माइकल फैराडे नाम है साइंटिस्ट का, उन्होंने इसके हिसाब से 2 लॉज दे रखे हैं, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ माइक्रो फैराडेज, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ वो करने जा रहे हैं। आगे चले हम लोग, आगे दे रखा माइकल फैराडे जो लॉ दिया, लॉज ऑफ माइकल फैराडे, लॉज ऑफ माइकल फैराडे क्या दे रखा है ये। पहला लॉ देखते हैं हम लोग, फर्स्ट लॉ ऑफ माइकल फैराडे, ठीक है। ये अभी अभी हम लोगों ने एक डायग्राम बना के बताया था, थोड़ा मिटा दिया, ये गलत हो गया, ठीक है ना। ठीक है ना, इस तरह से डायग्राम बनाया था। तो हम लोग क्या देखा कि यहाँ से मास निकल के एनोड, ठीक है ना, क्या बताया कि एनोड से मास निकल के, जैसे बताया था ना करंट पास करेंगे टूटेगा, तो एनोड से मास निकल कैथोड पे जाकर डिपॉजिट किया। अगर एक मॉलिक्यूल कॉपर का इस पे जाकर डिपॉजिट किया तो एक मॉलिक्यूल का जितना मास है या एक एटम का जितना मास है उतना मास इस पे बढ़ गया कैथोड पे। लेकिन एक एटम को, कॉपर के एक एटम को डिपॉजिट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन। कॉपर का जितना वैलेंसी है कितनी बास में, अगर हमें 4 इलेक्ट्रॉन देते तो कितना है कॉपर एटम डिपॉजिट हो जाएगा? 2 कितनी बास में। अगर ऐसे ही हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन देंगे तो 5 कॉपर का एटम डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन 5 कॉपर के एटम का मास भी तो बढ़ रहा है, 1 का मास, 2 का मास, 3 का मास, 4 का मास। तो क्या समझ में आ गया, जैसे जैसे हम लोग चार्ज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मास डिपॉजिटेड ऑन कैथोड इंक्रीजेस, ठीक है ना। तो क्या समझ में आया, फर्स्ट लॉ में क्या बताया माइकल फैराडे ने, ठीक है, क्या बताया कि द मास डिपॉजिटेड on the cathode is directly proportional to charge supply to the solution। सॉल्यूशन में कितना चार्ज आ रहा है या सप्लाई मिल रहा है उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास का डिपॉजिट होना है। सो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ठीक है ना। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज करते हैं, m इज इक्वल टू जेड क्यू। ये z को बोलते हैं प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, z को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z इज कॉल, ये Z को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसको ECE बोलते हैं। Z इज कॉल ECE इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। कितनी बात सुनी, अलग अलग सॉल्यूशन का, ठीक है, अलग अलग सॉल्यूशन का। अगर जैसे मान लो ये जो चार्ज है, इस चार्ज को अगर करंट के टर्म में लिखना चाहें तो m इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी, है ना। चार्ज इज इक्वल टू करंट टू टाइम होता है, क्योंकि करंट जो है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो चार्ज को हटाएंगे तो I इंटू टी कर देंगे। कितनी बात सुन में, तो मास डिपॉजिटेड इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ जेड I करंट, हाउ लॉन्ग द करंट इज पासिंग, टाइम पीरियड, ठीक है ना। अब क्या बताया, इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम। कितनी बात सुनी, अगर चार्ज जो है 1 कूलम सप्लाई करें
ठीक है। तो 1 कूलम चार्ज यहाँ पे देखिए, जब हम लोग 1 कूलम चार्ज देंगे तो m इज इक्वल टू जेड के बराबर होगा। m इज इक्वल टू जेड, यानी मास डिपोजिटेड ऑन द कैथोड इज इक्वल टू ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है ना। व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज supply to the solution, then the mass deposited on cathode is equal to Z, ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर होगा जब चार्ज जो है 1 कूलम का सप्लाई देंगे तो। कितनी बात समझ में आई? आगे दे रखा है ये बहुत सारे जो सॉल्यूशन है, जैसे ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड है, और भी दूसरे जो सॉल्यूशंस हैं, उन सारे सॉल्यूशन का जितना भी स्टैंडर्ड कंडीशन में ECE निकाला गया है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z का वैल्यू निकाला गया और पूरा उसका चार्ट दे रखा है। जब कभी कोई प्रॉब्लम देता है करने के लिए, उसमें ECE का वैल्यू भी दिया रहता है या Z का वैल्यू दिया रहता है, उसी को यूज़ करना होता है प्रॉब्लम करने के लिए। तो वो वैल्यू आपको दिया रहता है ऑलरेडी। आगे चले हम लोग, ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ माइकल फैराडे बेस्ड ऑन केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब सेकेंड लॉ करने जा रहे हैं, ठीक है ना।